हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। मेरे कुछ जो फ्रेंड है, जो हमारे यूट्यूब वीडियो पर डेली वो आते हैं, डेली देखते हैं और शायद उन्हें एक प्रॉब्लम है क्लोस्ट्रोफोबिया। और यह क्लोस्ट्रोफोबिया के लिए वो हमेशा कई वीडियो में उन्होंने कमेंट के रूप में मुझे ये बताया कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया पे एक वीडियो बनानी चाहिए। शायद उन्हें क्लोस्ट्रोफोबिया से किसी तरह के उन्हें या उनके परिवार में किसी सदस्य को यह बीमारी है। तो क्लोस्ट्रोफोबिया एक मानसिक स्थिति बनती है। क्लोस्ट्रोफोबिया जो होती है वह आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ तर्क संगत घबराहट होती है। जैसे कि कभी कहीं गए थे, गिर गए, या जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं तो उस समय अगर घबराहट होती है कि कहीं फिसल न जा पाए, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो एक तर्क हुआ। लेकिन जो क्लोस्ट्रोफोबिया का जो रोगी होता है उसमें कोई तर्क नहीं होता, बस घबराहट होती है। और क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब है कि जिन लोगों को बंद कमरे से, बंद स्पेस से डर लगता हो, उस समस्या को क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई तर्क नहीं है। जैसे अगर जो बंद कमरा है, अगर वहां धुआं हो रहा है या किसी तरह का जो है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो दरवाजा खोलने के लिए प्रयास करना यह तो अच्छी बात है, यह एक सामान्य स्थिति है। लेकिन क्लोस्ट्रोफोबिया का जो रोगी होता है, अमूमन उसे बंद स्पेस, बंद कमरे बिल्कुल पसंद नहीं होते। दरवाजा लगाने से वो घबराता है बिना तर्क, मतलब कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, उसके बावजूद भी वो बंद कमरे में नहीं जा सकता, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ सकता क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। और वह प्लेन में नहीं सफर कर सकता क्योंकि वह एक बंद स्पेस है। तो बंद वाले एरिया में बिल्कुल नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा गैदरिंग में वह शामिल नहीं हो सकता। वैसी स्थिति को क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया का कारण तो अननोन है, यह कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कोई कारण का बिल्कुल पता नहीं अभी चल पाया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ लोग जो इस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं, या जो प्रैक्टिशनर, जैसे हम लोग बार बार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या देखा जाता है ना कि बहुत सारे लोगों की जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कुछ लोगों में कि उनके घर में भी किसी तरह का फोबिया रहा है। कोई इस तरह की जो है कि या ओसीडी की समस्या रही है, किसी तरह का फोबिया रहा है, कोई मेंटल रिलेटेड रीजन रहा उनके माता पिता को, भाई बहनों को, या उनके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को। तो इस तरह से यह सिलसिला उन तक भी पहुंचा है, यह कुछ लोग अपने तर्क में बताते हैं। और संभवतः इसमें हम लोग भी बहुत देखे हैं कि अमूमन उनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की मानसिक रिलेटेड कुछ समस्याएं रही है जो आगे चल के क्लोस्ट्रोफोबिया में कन्वर्ट हुआ है। हम जो अभी के जो जनरेशन है उसमें, तो यह बहुत सोचने वाली बात है कि इस तरह से हो सकती है प्रॉब्लम। दूसरी चीज यह हो सकती है कि कभी कोई घटना घटी हो, जैसे कि दरवाजा बंद हो गया और बंद होने के बाद घर में कुछ ऐसी परेशानी आ गई और दरवाजा भी व्यक्ति नहीं खोल पा रहा था, और उस घटना के बाद जो है कि उनके दिमाग पे असर छूट गया कि इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती है। तो बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं जो आपके मन स्थिति को परिवर्तित करके क्लोस्ट्रोफोबिया नामक बीमारी पैदा कर सकती है। इसके अलावा तो अभी कुछ पता नहीं चला है, स्पष्ट कोई कारण का पता नहीं चला है। यह सब हम लोग अपने प्रैक्टिस, अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में दो घटनाएं जरूर आती है, या तो फैमिली बैकग्राउंड में किसी तरह का, ऐसा नहीं कि क्लोस्ट्रोफोबिया ही हो, किसी तरह की मानसिक स्थिति की समस्या रही हो,
या किसी तरह की फोबिया या कुछ भी इस तरह की परेशानी रही हो, तो उसकी वजह से, ओसीडी की वजह से भी हो सकता है और रहती है। या दूसरी चीज की कभी कोई इस तरह का हादसा हुआ हो, घटना हुआ हो व्यक्ति के साथ, या व्यक्ति ने ऐसा देखा हो, महसूस किया हो, तो भी हो सकता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कोई बहुत भयावह सपना देखा हो, तो उसके बाद से आपके दिमाग में वो फिट हो गया कि नहीं, मतलब बंद कमरा है तो मुझे कुछ हो सकता है। अगर सिम्टम की बात करें तो इसमें अमूमन देखा जाता है कि जैसे ही व्यक्ति बंद कमरे में जाता है या बहुत ज़्यादा भीड़ में जाता है या सकड़ी गलियों में जाता है, तो वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत बेचैनी महसूस होती है, एकदम से माइंड काम करना बंद कर देता है, बहुत घबराहट फील करता है। तो इस तरह की स्थिति बनने लगती है। बहुत बार देखा जाता है बहुत कुछ लोगों में कि वो बेहोश तक हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है उन्हें। तो ये सब समस्या कॉमन है क्लॉस्ट्रोफोबिया के अंदर। अब रही बात कि इसमें कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज्यादा काम करती है, जैसा कि मैं बताई कि इसका जो रोगी होता है बहुत डर जाता है बंद कमरों से। तो वैसे स्थिति में एक बहुत ही बीमारी तो बहुत ज्यादा है और यह बहुत जल्दी आराम नहीं होता, लेकिन होम्योपैथी कुछ दिनों तक सेवन करने के बाद धीरे 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 क्लॉस्ट्रोफोबिया में कमी आना शुरू होता है और यह फिर दवा छूटने के कुछ दिन बादों तक यह काम करता रहता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ऐसे घबराते थे लेकिन अब नहीं घबराहट हो रही है, यानी कि बीमारी खत्म भी हो जाती है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया में आप सबसे पहले और सबसे खास दवाई एकोनाइट है। तो एकोनाइट आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम, चूंकि क्या है कि हम लोग पोटेंसी जो बताते हैं वो सामूहिक बताते हैं। आपकी उम्र कितनी है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे पोटेंसी तय होती है। तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा भय लगता है, तो वैसी स्थिति में एकोनाइट 30 का उपयोग सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो रोगी होता है वो सकरी गलियों से चलने से घबराता है, बंद कमरे से घबराता है, और यहाँ तक कि इसमें इतनी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया का असर होता है, ये जाना तो दूर, या सिर्फ सोचते हैं, सोचने के बाद ही उनको घबराहट होने लगता है, उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, उनको बेचैनी आ जाती है कि क्या होगा। बस वो सिर्फ सोच कर ही परेशान, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में उस क्लॉस्ट्रोफोबिया में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी मीठा ज्यादा पसंद करता है, तो ऐसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावे अगर बात करें कि कभी कभी क्लॉस्ट्रोफोबिया में जैसे कि आप टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हो तो उस कपड़े से भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, आप उस कपड़े को जल्द से जल्द निकाल के फेंक देते हैं जिसमें टाइटनेस हो, मतलब फिट कपड़े नहीं पहन सकते, इतनी ज्यादा घबराहट होती है। और ये घबराहट रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप कॉलर के कपड़े नहीं पहन सकते, आप जो कमर पे अच्छे से बहुत टाइट बांध नहीं कर सकते, या बहुत फिटिंग जीन्स नहीं पहन सकते, तो इस तरह का अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और टाइट कपड़ों से भी आपको दिक्कत होती है, बंद कमरों से भी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भीड़ में जाने से भी दिक्कत होती है, और रोगी बहुत बातूनी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बोलना पसंद करता है। तो वैसे लोगों के लिए लैकेसिस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जिन लोगों को यह तकलीफ रात में बढ़ जाता है या सोकर उठने के बाद बहुत ज्यादा फील होता है, जैसे सो के उठते हैं तो ऐसे रोगी जब दरवाजा बंद देखते हैं तो एकदम से बेचैन होकर एकदम जल्दी से खिड़की दरवाजा सब खोल देते हैं।
तो इस स्थिति के लिए लेकेसिस बहुत अच्छी दवा है, खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जो मेनोपॉज की स्थिति में गए हों और तब जाके उनको क्लोस्ट्रोफोबिया का अटैक हुआ हो, तो वैसी स्थिति में लेकेसिस और भी ज्यादा काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को रात में बेचैनी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सक्रिय छोटे से रूम में वह बिल्कुल अच्छा नहीं फील करते, उनको बार बार बहुत प्यास लगता है, बार बार वो पानी पीते हैं, थोड़े थोड़े ही पीते हैं, बार बार पीते हैं, घबराहट से तुरंत से पानी ढूंढते हैं और पी लेते हैं, बहुत प्यास लगने लगती है। इसके अलावा ऐसे लोग सफाई बहुत पसंद करते हैं, उनको सिर्फ बंद कमरे नहीं, गंदे कमरे भी पसंद नहीं होते। वह अगर कोई भी सामान उल्टा पुल्टा रखा है, सही से सजा के नहीं रखा या कहीं डस्ट लगा है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ फील होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, वो जल्दी से सफाई करते हैं। तो वैसे लोगों में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करता है। मैं कुछ खास दवाइयाँ क्लोस्ट्रोफोबिया के बारे में बताई, जिसमें एकोनाइट, लेकेसिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्सेनिक है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो क्लोस्ट्रोफोबिया में काम आती हैं। जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और एक बीमारी की हजारों दवाइयाँ हैं और हजारों बीमारी की मात्र एक दवाई भी होम्योपैथिक में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दवाइयाँ बहुत होती हैं, बशर्ते इसमें देखना यह है कि सिम्टम कैसे मैच कर रहा है। आपके फिजिकल, आपके मेंटल सभी सिम्टम मैच करनी चाहिए दवाइयों के सिम्टम के साथ, तब जाकर आपको दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फायदा देगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए आपको आपकी क्लोस्ट्रोफोबिया को ठीक करने के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करनी चाहिए, ताकि आपकी समस्याओं को विगतवार बहुत अच्छे से सुनेंगे, स्टडी करेंगे और आपके लिए कोई खास महत्वपूर्ण दवाई जरूर चुनेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। होम्योपैथिक में हर छोटी से छोटी समस्या और हर बड़ी से बड़ी समस्या, हर एक्यूट समस्या, हर क्रॉनिक समस्या के लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें बीमारी की स्थिति के अनुसार और आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अनुसार समय भी लगता है और ट्रीटमेंट भी होती है। इसके लिए दवा का चुनना, चयन करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। होम्योपैथ डॉक्टर को बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी की स्टडी करने में उनको दिक्कत होती है, उनको समझना पड़ता है, हजारों दवाइयों से एक दवाई आपके लिए चुनना पड़ता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आपसे अनुरोध है कि अपना ट्रीटमेंट स्वयं करने की बजाय आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट ले। क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, ज़्यादातर जो कॉमन जो दवाइयाँ हैं जो ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है किसी खास बीमारी में, तो उन दवाइयों के बारे में हम लोग बताते हैं। हम लोग जो पोटेंसी बताते हैं वह भी कॉमन बताते हैं, इसलिए आपको किस पोटेंसी में और कौन सी दवा आपको सूट करेगी यह मुख्य रूप से आपके डॉक्टर जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, और आप खुद से दवाई ले रहे हैं, आप वीडियो को भी ध्यान से नहीं सुनते, नहीं समझते और उसके बाद आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं,
तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि होम्योपैथिक नुकसान तो नहीं करता, क्योंकि होम्योपैथ सुगम भी है, सुरक्षित भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कभी पोटेंसी में गड़बड़ी हो जाए तो एग्रावेशन हो सकता है, या दवा सेलेक्ट करने में कभी ये दवा खा लिया कभी वो दवा खा लिया, तो वैसी स्थिति में साइड इफेक्ट भी होता है। तो बहुत तरह की समस्या हो सकती है, इसलिए डॉक्टर के कंसल्ट में हम लोग जाने का सलाह देते हैं। और अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे, उसके सिम्टम को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब आप गलत दवा चूज करके आप ले रहे हैं और आपको फायदा नहीं करता, तो आपके अंदर जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं उसकी जो है कि पब्लिक इमेज खराब हो जाती है, और आपको लगता क्या है कि अरे ये होम्योपैथिक मुझे फायदा नहीं करता, बहुत फालतू बहुत बकवास दवाइयां होती है। तो ऐसा आप फील करते हैं, जो कि गलत है। होम्योपैथिक में दवाइयां सेलेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आपको लगता है कि होम्योपैथिक कोई भी कहीं भी कैसे भी लेके खा सकता है, नहीं, इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। और डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करे तब तक आप दवाई न लें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।